ट्रंप अमेरिकी चुनाव जीत चुके हैं और वो अगले साल 20 जनवरी को दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। ट्रंप के चुनाव जीतते ही इजराइल ने लेबनान में बमबारी तेज कर दी है। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ पर जबरदस्त हमले कर रहा है। इजराइल न सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रहा है बल्कि उसके अंडरग्राउंड टनल और हथियार गोदामों को भी जला रहा है। सवाल यह है कि ट्रंप के चुनाव जीतते ही इजराइल की बमबारी क्यों तेज हो गई है और इसके पीछे नेतन्याहू और उनकी सेना का प्लान क्या है। अरब युद्ध, रूस यूक्रेन जंग, उत्तर कोरिया और ताइवान फ्रंट, युद्ध के जितने भी फ्रंट हैं उसकी डोर अब जिस एक शख्स के हाथ में है वो है डोनाल्ड ट्रंप। किस जंग का क्या होगा, किस देश का भविष्य क्या होगा, ये अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने जा रहे ट्रंप तय करेंगे। अमेरिका में सत्ता बदलने जा रही है। बाइडेन जाने वाले हैं, ट्रंप फिर से आने वाले हैं। ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। इस बार जैसे ही मोहर लगी, लेबनान में विनाश की आग बहुत भयावह हो गई। अमेरिका में चुनावी परिणाम है, सुपर पावर की सत्ता समीकरण बदली तो हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने का नया अभियान लॉन्च कर दिया। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद देर रात इजराइल ने लेबनान में अब तक की सबसे भीषण बमबारी की। बेरूत, दाहिया, बेका, बालबेक में सबसे खतरनाक हमले किए गए। इस बमबारी में हिजबुल्लाह के 60 से ज्यादा लड़ाके मारे गए। लेबनान में घुसी इजरायली सेना अब बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन चला रही है। कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए पूरी की पूरी बस्ती, पूरे के पूरे गांव को इस तरह से समतल किया जा रहा है। एक साथ कई धमाके और एक झटके में पूरा का पूरा इलाका कुछ इस तरह से खंडहर में तब्दील हो रहा है। इजरायली एयरफोर्स ने पहली बार बेरूत एयरपोर्ट के पास जबरदस्त बमबारी को अंजाम दिया है। एक के बाद एक कई विस्फोट से बेरूत एयरपोर्ट बुरी तरह दहल गया। बालबेक में इजरायली एयरफोर्स ने बारूदी धावा बोलकर 20 टारगेट को खत्म कर दिया। बालबेक में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के सबसे पुराने हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। अल जबाल इलाके में हिजबुल्लाह की अंडरग्राउंड सुरंग और हथियार गोदाम को तहस नहस कर दिया। बेरूत के दाहिया में भी इजराइल ने 1 दर्जन हवाई हमले किए। हमले में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर, हथियार गोदाम और लॉन्च साइट तबाह हो गई। बेका में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह से जुड़े 11 टारगेट को बर्बाद कर दिया। बेरूत का दाहिया, बालबेक और बेका लेबनान की ये वो 3 इलाके हैं जो हिजबुल्लाह के गढ़ हैं। इन्हीं 3 इलाकों में हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, यहीं से वो ऑपरेट करता है। यही वजह है कि इजरायली सेना अब इन तीनों इलाकों को शमशान बना रही है।
नेतन्याहू और आईडीएफ को आभास हो गया है कि ट्रंप युद्ध रुकवा सकते हैं। ऐसे में इजराइल ने लेबनान को लेकर अपना प्लान तैयार किया है। माना जा रहा है कि जंग खत्म करने के लिए इजराइल जो शर्तें रखने वाला है वो नेतन्याहू ने तैयार कर ली हैं। इनके मुताबिक इजराइल की शर्त होगी कि यूएन चार्टर 1701 के तहत परमानेंट युद्ध विराम हो। लेबनान में लितानी नदी तक का इलाका यूएन सेना के बजाय इजराइल या अमेरिका की सुरक्षा में हो। लेबनान के जल, थल, नभ की जिम्मेदारी अमेरिका संभालेगा। इजराइल की सेना लेबनान के घरेलू मामलों को देखेगी। लेबनान के चारों ओर एक बफर जोन बनाने का प्लान है। बफर जोन में आने जाने की निगरानी इजरायली सेना करेगी। हालांकि इसे लेबनान मानेगा, इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन ट्रंप दोनों पक्षों को राजी करने के लिए दबाव बना सकते हैं। इजराइल एक तरफ लेबनान में बमबारी कर रहा है तो दूसरी तरफ बैरूत के दक्षिणी हिस्से को खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि बैरूत में इजराइल के हवाई हमले और तेज होने वाले हैं। इजराइल के हमले इसलिए तेज हो गए हैं क्योंकि माना जा रहा है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही वो युद्ध रुकवा सकते हैं। इस बात की संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि ट्रंप अपने भाषणों में बार बार जंग पर ब्रेक लगाने का वादा कर रहे थे। जाहिर है ट्रंप जंग खत्म करवा सकते हैं। ऐसे में जंग में शामिल हर पक्ष ये मान रहा है कि ट्रंप जल्द से जल्द जंग रुकवाने के लिए काफी दबाव डालने वाले हैं। ऐसी स्थिति में होने वाले युद्ध विराम में उस पक्ष को ही फायदा मिलेगा जिसकी स्थिति मजबूत होगी। इजराइल की कोशिश है कि ट्रंप जब तक अपना दबाव बढ़ाएं तब तक वो हिजबुल्लाह के खात्मे के साथ साथ लेबनान के बड़े इलाकों को समतल कर दे। जिससे लेबनान घुटनों पर आ जाए ताकि ट्रंप के दबाव में अगर युद्ध विराम हो, अगर शांति वार्ता हो तो लेबनान इजराइल की ज्यादातर शर्तों को मानने के लिए मजबूर हो जाए। लेबनान की धरती पर विनाश का जो नया और बड़ा बवंडर आया है वो नेतन्याहू और उनकी सेना के इसी प्लान का परिणाम है। आईडीएफ से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इजराइल ने इस महीने लेबनान में बहुत ही खतरनाक हमले की रणनीति बनाई है। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले दिनों में लेबनान में विनाश का भयावह दृश्य नजर आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है इजराइल पर। हिज्ब के हमले फिर शुरू हो गए हैं। अभी हिज्ब ने रॉकेट हमले किए हैं। किरियत शमूना, बैतुल्ला पर दागे गए हैं रॉकेट। हिजबुल्लाह प्रमुख रहे हसन नसराल्लाह की मौत के 40वें दिन हिजबुल्लाह ने उसकी मौत का प्रतिशोध ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह ने पूरे इजराइल पर मिसाइल और रॉकेट की बरसात की है। एक दिन में इतना बड़ा हमला हिजबुल्लाह ने अब तक नहीं किया था। इस हमले में इजराइल के कई सैन्य बेस तबाह हुए हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हिजबुल्लाह की मिसाइल गिरी हैं। हिजबुल्लाह ने पहली बार इजराइल के खिलाफ मेड इन ईरान मिसाइल का इस्तेमाल किया है।
हिज़्ब के ऑपरेशन से संकेत मिल रहे हैं कि रूस और ईरान ने बड़े हमलों का ऑर्डर जारी कर दिया है। नए प्रमुख नईम कासिम ने कहा है कि इजराइल के विनाश तक जंग जारी रहेगी। देखिए इजराइल में कैसे बरसी है हिजबुल्लाह की बारूदी ज्वाला। नसरल्लाह की मौत के 40वें दिन हिजबुल्लाह ने उसे बारूदी श्रद्धांजलि दी और पूरे इजराइल पर बारूद बरसाना शुरू कर दिया। ये इजराइल के पश्चिमी गलीली के अविविम की तस्वीरें हैं। अविविम पर रॉकेट हमलों के बाद बड़े इलाके में आग लग गई। ऐसी ही आग इजराइल के हमलों से यमन में लगी थी। हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल के शहर शहर में आग और धुएं के गुबार नजर आने लगे। 7 नवंबर की भोर होते ही हिजबुल्लाह की मिसाइलें गरजी और इजराइल से विनाश की तस्वीरें आने लगी। इजराइल के आसमान में हिज़्ब के रॉकेट और ड्रोन उड़ते नजर आने लगे। हिज़्ब के हमलों से अविविम में बड़ी तबाही हुई। हिज़्ब का एक रॉकेट अविविम के उस क्षेत्र में गिरा जहां इजरायली सैनिक थे और धमाके के बाद आग लग गई। पश्चिमी गलीली क्षेत्र से आई तस्वीरें हिजबुल्लाह के हमलों की तीव्रता बता रही हैं। एक सर्वेलेंस कैमरे से मिसाइल गिरने की तस्वीर भी रिकॉर्ड हुई है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमलों को रोकने के लिए अपने डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट की। लेकिन तेल अवीव में एक डिफेंस सिस्टम की मिसाइल गिरी और एक कार तबाह हो गई। हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल के कई शहरों में आग लग गई। 7 नवंबर की सुबह तेल अवीव के क्षितिज पर धुआं ही धुआं नजर आने लगा। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ 36 ऑपरेशन चलाए। सुबह 9 बजे किरियत शिमोना पर रॉकेट हमले किए गए। ठीक इसी वक्त कफार गोल्द पर 20 से ज्यादा रॉकेट हमले हुए। 9:15 पर सासा सेटलमेंट पर रॉकेट बरसाए गए। 10:15 पर 188वीं आर्मर्ड ब्रिगेड के हेडक्वार्टर राबिया बेस पर हमले किए गए। 10:40 पर बैतुल्ला में मरकावा टैंक को टारगेट किया गया। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके हमले में कई इजरायली सैनिकों की मौत हुई है, लेकिन इजरायल ने अब तक एक आम नागरिक के मारे जाने की पुष्टि की है। हिजबुल्लाह ने यह भी दावा किया है कि इजरायल के स्टेला नेवल बेस पर उसके लड़ाकों ने 6 नवंबर की शाम को 6:15 पर हमला किया। यह हाइफा में बना नेवल मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस बेस है। इजरायल पर अब तक इतनी बड़ी तादाद में हिजबुल्लाह ने हमले नहीं किए थे। 7 नवंबर को हिजबुल्लाह ने तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हिजबुल्लाह ने मिसाइल हमला किया। एयरपोर्ट परिसर में जोरदार धमाके की तस्वीरें भी आईं। हालांकि हिज्ब की मिसाइल एयरपोर्ट के रनवे से दूर खाली मैदान में गिरी। इस हमले में आम नागरिक बाल बाल बचे हैं। एयरपोर्ट की ओर बढ़ने वाली मिसाइल को इजरायली डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम रहे हैं। हिजबुल्लाह ने पहली बार इजराइल पर हमले के लिए फतेह 110 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ये मिसाइल ईरान में बनी है और सेना इसका इस्तेमाल करती है। ये गाइडेड मिसाइल है। इसके हमले करने की रेंज 300 किलोमीटर तक है। ये 500 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकती है।
इसकी रफ्तार 5000 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। इसकी हमला करने की एक्यूरेसी 10 मीटर तक है और मिसाइल की लंबाई 9 मीटर है। ये बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले की तस्वीर है। सर्वेलेंस कैमरे में रिकॉर्ड तस्वीरों में एक जोरदार धमाका दिखाई दे रहा है। एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों ने भी मोबाइल फोन कैमरे में धमाके की तस्वीरें रिकॉर्ड की। हिज़्ब का एक रॉकेट एयरपोर्ट के सुरक्षा दीवार के करीब पार्किंग लॉट में गिरा और वहां एक गड्ढा बन गया। हिजबुल्लाह ने 60 मिनट में इजराइल पर 120 से ज्यादा रॉकेट बरसाए और इन हमलों के बाद इजरायली टारगेट के मैप का वीडियो भी जारी किया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद इजराइल पर हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ हमले करके संकेत दे दिए हैं कि इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन से ना तो उसकी ताकत घटी और ना ही अमेरिका में सरकार बदलने से उसका स्टैंड बदला है। हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने ऐलान कर दिया है कि हिजबुल्लाह युद्ध विराम की भीख नहीं मांगने वाला, चाहे बरसों बरस तक जंग लड़नी पड़े। रिपोर्ट है कि ईरान से हिजबुल्लाह को नई मिसाइलों की सप्लाई हुई है। ईरान के मित्र देश रूस से भी हिज़्ब को हथियार ट्रांसफर किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार हो रहा है। इसके साथ ही इजराइल पर मिसाइल हमले भी बढ़ाए जाने वाले हैं। ट्रंप के जीतते ही रूस ईरान ने इजराइल के साथ महासंग्राम के संकेत दे दिए हैं और ये जंग अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल बनने की ओर बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है हिज़्ब के अवीविम हमले में बड़ा अपडेट। IDF के एक घायल सैनिक ने दम तोड़ दिया है। सार्जेंट अरियल सासोनोव की अस्पताल में मौत हो गई है। अमेरिका में ट्रंप की वापसी के साथ इजराइल का जोश हाई है। अब इजराइल कभी भी ईरान के एटमी सेंटर पर हमला कर सकता है, क्योंकि ट्रंप ने भरोसा दिलाया है कि वो इजराइल की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। यानी आने वाले दिनों में अरब में न सिर्फ समीकरण बदल सकते हैं, बल्कि अमेरिका युद्ध में भी उतर सकता है। दरअसल खामेनेई के ब्लूप्रिंट को फेल करने के लिए नेतन्याहू ने बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसमें ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। और इस बीच ईरान हमले करता है तो उसका जवाब देने के लिए अमेरिका तैयार है। इसको लेकर बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप में सहमति भी बन गई है। अब अरब के समीकरण बदलने वाले हैं, क्योंकि अब अमेरिका में बाइडेन राज खत्म हो चुका है। ट्रंप राज का दूसरा अध्याय शुरू हो चुका है। ट्रंप ने चुनाव जीतते ही इसका ऐलान भी कर दिया कि वो इजराइल की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे टकराव ईरान से ही क्यों ना हो। एक तरफ ईरान इजराइल को दहलाने के लिए ईरानी प्रॉक्सी को मजबूत कर रहा है, उन्हें उकसाकर हमले का प्लान बना रहा है। दूसरी तरफ इजराइल ने ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को जीतने पर बधाई दी और इस बधाई संदेश के पीछे बेंजामिन की ख्वाहिश है कि ट्रंप अब ईरान से मुकाबला करने में उनकी मदद करेंगे। इजराइल के संकट काल में बाइडेन की नीति रक्षात्मक ही रही। वो लगातार इजराइल पर यह दबाव बनाते रहे कि इजराइल बैकफुट पर ही रहे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद हालात बदल सकते हैं। और असर देखिए, ट्रंप की जीत का जश्न अमेरिका में मनाया जा रहा था और इस बीच इजराइल ने लेबनान से सीरिया तक ताबड़तोड़ हमले करके जता दिया कि अब इजराइल रुकने वाला नहीं। अब इजराइल का विस्तार होकर रहेगा, ग्रेटर इजराइल बनकर रहेगा। बेंजामिन नेतन्याहू के इस हौसले के पीछे डोनाल्ड ट्रंप की जीत है।
अब सवाल उठ रहा है इजराइल को लेकर ट्रंप का सबसे पहला कदम क्या होगा? क्या इसी तरह अमेरिका की मदद जारी रहेगी या फिर अमेरिका युद्ध में उतरेगा? डोनाल्ड ट्रंप ये साफ कह भी चुके हैं कि वो शांति के पक्षधर हैं, फिर चाहे इसके लिए बारूद का ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ आशंका जता रहे हैं कि ट्रंप इजराइल को लेकर बड़ा कदम उठा सकते हैं। खास तौर से ईरान के बढ़ते कद को लेकर जरूर कुछ करेंगे, जिसमें ट्रंप ईरान पर प्रतिबंध बढ़ा सकते हैं, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर संपूर्ण बैन लगाया जा सकता है। अगर ईरान नहीं मानता है तो ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर हमला किया जा सकता है। इसके लिए इजराइल को हरी झंडी दी जा सकती है। इसके अलावा तीसरा विकल्प है कि अमेरिका ईरान में खामनेई सरकार को गिराकर पहलवी राज फिर से कायम करवा सकता है, जिससे ईरान इजराइल के टकराव खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर अमेरिका की कोशिश रहेगी कि वो ईरान की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षा को नष्ट करके उसे समझौते के लिए मजबूर करे। अमेरिका में इजराइल के राजदूत रहे माइकल ओरेन ने एक इंटरव्यू में इसका इशारा दिया है कि जनवरी में शपथ लेते ही ट्रंप एक तरफ बाइडेन की तमाम नीतियों में बदलाव करेंगे, जिसमें सबसे अहम होगी इजराइल की सुरक्षा और ईरान को बैकफुट पर लाना। इसके हालात पर फैसला जरूर लेंगे, लेकिन इस बार उनके पिछले कार्यकाल की तरह ये उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान परमाणु हथियार बना चुका है और अब रूस खुलकर उसके साथ आ चुका है, जिसने ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर एक गठबंधन बना लिया है। यानी ईरान इजराइल के सामने झुकेगा, इसके आसार कम है। ऐसे में ट्रंप के सामने सिर्फ ईरान की न्यूक्लियर साइट तबाह करने का विकल्प ही आखिरी हो सकता है। ईरान पर हमले के लिए इजराइल ने 5 टारगेट भी फिक्स कर दिए हैं, जिसमें पहला टारगेट है अराक एटमी सेंटर, जिसकी तेल अवीव से दूरी है 1712 किलोमीटर, जबकि दूसरा टारगेट फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट, जिसे तबाह करने के लिए इजराइल 1842 किलोमीटर दूर से मिसाइल दागेगा। नतांज परमाणु लैब भी इजराइल हमला वहां हो सकता है, जो तेल अवीव से 2027 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा इस्फहान परमाणु सेंटर, जो तेल अवीव से 1982 किलोमीटर दूर है, वहां इजराइल तबाही मचा सकता है। बुशेहर एटमी ठिकाने की दूरी तेल अवीव से 2072 किलोमीटर है, जिसे तबाह करने के लिए कभी भी मिसाइल स्ट्राइक की जा सकती है। ईरान को भी इसका अंदेशा है कि कभी भी इजराइल हमला कर सकता है, इसलिए ईरान ने न्यूक्लियर साइट पर रूस से मंगाए S-400 डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं। इसके अलावा अपने फाइटर जेट वॉर रेडी कर दिए हैं, लेकिन इजराइल के लिए खतरा न्यूक्लियर हमले का है, क्योंकि परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी रखने वाली यूएन एजेंसी IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी दावा किया है कि ईरान परमाणु हथियार बना चुका है या फिर बनाने के बेहद करीब है। ऐसे में ईरान को काबू कर पाना ट्रंप के लिए बड़ा चैलेंज होगा, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ईरान में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करके बड़ा खेल कर सकते हैं। इसके लिए खामनेई शासन का अंत करके पहलवी शासन को फिर से लाया जा सकता है। ट्रंप की जीत के बाद से ही निर्वाचित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को वापस ईरान लाने की हलचल तेज हो गई है। ट्रंप की जीत पर रजा पहलवी ने बधाई देकर खामनेई खेमे की धड़कनें बढ़ा दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, आपके पहले टर्म में आप मजबूती के साथ ईरान के लोगों के साथ थे, जो इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे थे, जिन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी, लेकिन आपकी हिम्मत से वो अड़े रहे। अब आपके पास फिर से इतिहास बनाने का अवसर है, ईरान के लोगों के साथ मिलकर शांति की स्थापना करने के लिए। कुछ वक्त पहले दिए एक इंटरव्यू में भी रजा पहलवी ने अपने इरादे जता दिए थे कि वो कैसे अमेरिका की मदद से दोबारा ईरान को 70 के दशक जैसा खुशहाल और खुली सोच वाला बनाना चाहते हैं। रजा पहलवी और उनके परिवार ने अमेरिका के वर्जीनिया में शरण ली हुई है, वहीं से वो ईरानी सत्ता में बदलाव का ख्वाब देख रहे हैं।
अमेरिकी सत्ता में ट्रंप की वापसी से उन्हें उम्मीद जगी है कि खamenei राज खत्म करके फिर से पहलवी शासन कायम किया जाए। अब ये ट्रंप के ऊपर है कि वो इसके लिए कौन सा विकल्प इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ट्रंप के लिए इस वक्त इजराइल की सुरक्षा सबसे बड़ा चैलेंज है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। खबर इस वक्त मिल रही है गाजा पर इजराइल की हवाई बमबारी से जुड़ी हुई। शाहीबर स्कूल पर गिरा है इजराइल बम और हमले में 12 फिलिस्तीनियों की जान चली गई है। स्कूल में लगे थे शरणार्थियों के कैंप। ट्रंप की जीत के बाद यूरोप के नेटो देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। पोलैंड के वित्त मंत्री ने कहा है कि यूरोप को आत्मरक्षा के लिए अब आत्मनिर्भर बनना होगा, क्योंकि ट्रंप की जीत का मतलब नेटो गठबंधन की मजबूती को झटका है। रूस से यूरोपीय देशों की सुरक्षा पर ट्रंप का रुख गंभीर नहीं है। रिपोर्ट है कि ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध में शांति का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है और इसकी कई शर्तें नेटो संगठन के लिए नकारात्मक नहीं है। देखिए क्या है ट्रंप का यूक्रेन रूस युद्ध विराम मसौदा और यूरोप को कई देशों की मुश्किलें कैसे बढ़ने वाली है। चुनाव प्रचार में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कुर्सी संभालते ही रूस यूक्रेन युद्ध का 24 घंटे में समाधान करा देंगे। लेकिन जिस दिन ट्रंप ने चुनाव जीता उसी दिन से रूस ने यूक्रेन पर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। रूसी फौज के हमले से डॉनबास में एक इमारत तबाह हो गई। इस हमले में यूक्रेनी इन्फेंट्री के 40 जवान मारे गए। कीव पर रूस ने ड्रोन हमले किए और इससे एक इमारत में आग लग गई। रूस ने कीव पर कई ड्रोन हमले किए और एक हमले में रिहायशी इमारत तबाह हो गई। 6-7 नवंबर को रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर रॉकेट और मिसाइल हमले किए। अब ट्रंप के ऊपर इस जंग को रुकवाने का दबाव है। खबर है कि ट्रंप ने रूस यूक्रेन का समझौता कराने के लिए शांति का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है। इस मसौदे के मुताबिक यूक्रेन को 20 साल तक नेटो सदस्य नहीं बनाया जाएगा। इसके साथ ही फ्रंट लाइन को डीमिलिटराइज्ड जोन बना दिया जाएगा। इस सौदे पर यूक्रेन सहमत हुआ तो हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी। ट्रंप के इस मसौदे का मतलब रूस और यूक्रेन के बीच एक बड़ा बफर जोन बन जाना है, जिसे रूस की रणनीतिक जीत माना जाएगा। यूरोपियन मीडिया की रिपोर्ट है कि ट्रंप की जीत क्रेमलिन के लिए अवसर बनकर आई है। अब यूक्रेन के समर्थन के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध नहीं रहेगा। यूक्रेन के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। रिपोर्ट है कि ट्रंप और पुतिन की बातचीत भी हो चुकी है। खुफिया रिपोर्ट है कि पुतिन ट्रंप को जीत की बधाई दे चुके हैं, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। पहले रिपोर्ट आई थी कि ट्रंप के करीबी एलॉन मस्क से भी पुतिन की बातचीत होती रहती है। माना जा रहा है कि ट्रंप यूक्रेन की मदद पर अरबों डॉलर नहीं खर्च करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप अपने चुनाव प्रचार में भी कह चुके हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति अरबों डॉलर की मदद ले जाते हैं। बाइडेन भी ट्रंप के इस रुख को जानते हैं और अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट है कि बाइडेन प्रशासन कांग्रेस से पारित मदद ट्रंप के सत्ता संभालने से पहले यूक्रेन को देना चाहता है। बाइडेन प्रशासन ने इस पर काम शुरू कर दिया है। जनवरी से पहले यूक्रेन को 50,000 करोड़ रुपए की मदद दी जा सकती है। इसी मदद के जरिए यूक्रेन हथियार बना रहा है और रूस पर हमले कर रहा है। छह नवंबर को यूक्रेन ने रूस के दागिस्तान में नेवल बेस पर हमले किए। यूक्रेन के एक ड्रोन ने 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके रूसी मिसाइल कैरियर को निशाना बनाया।
यूक्रेन के इस हमले में रूस के 2 डिस्ट्रॉयर तबाह होने की रिपोर्ट है। यूक्रेन भले ही रूस पर हमले कर रहा है, लेकिन पुतिन नाम के संकट से निपटने के लिए अमेरिका का साथ खड़े रहना जरूरी है। यूक्रेन ही नहीं, पूरे यूरोप के लिए पुतिन इस समय सबसे बड़ा संकट है। कई नेटो देशों की सीमाओं पर जंग हो रही है और आशंका है कि कभी भी नेटो देश पुतिन के रडार पर आ सकते हैं। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद नेटो की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। दुनिया में ट्रंप की वापसी को नेटो के लिए मुश्किल माना जा रहा है और इसके पीछे है नेटो के लिए ट्रंप का रुख। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में भी साफ कहा था कि नेटो देशों को सुरक्षा देने में अमेरिका सबसे ज्यादा खर्च करता है और अब उन्हीं देशों को सुरक्षा दी जाएगी जो डिफेंस बजट बढ़ाने वाले हैं। नेटो पर ट्रंप के इस रुख से यूरोप के देश चिंता में हैं। यूरोप के सभी देश अपनी रक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं और युद्ध काल में ट्रंप का सत्ता में आना यूरोपीय देशों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। पुतिन के डर से यूरोप के नेटो देश अपनी अपनी आत्मरक्षा की तैयारी में जुटे हैं और अब पोलैंड के वित्त मंत्री ने साफ कहा है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। रोदास्लो सिरकोस्की ने कहा है कि यूरोप को तुरंत अपनी आत्मरक्षा की जिम्मेदारी उठानी होगी। यूरोप को अपनी रक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। यूरोप के सामने सबसे बड़ा संकट है डिफेंस बजट पर खर्च बढ़ाना। ट्रंप साफ साफ कह चुके हैं कि नेटो के डिफेंस बजट जितना अमेरिका अकेले खर्च करता है उतना पूरे यूरोपीय देश मिलकर भी नहीं करते। नेटो संगठन में 32 देश हैं। अभी सिर्फ 23 देश अपनी जीडीपी का 2% रक्षा बजट पर खर्च करते हैं। सभी यूरोपीय देशों ने 2024 में 32,500,000 करोड़ रुपए नेटो रक्षा बजट में दिए हैं, जबकि अकेले अमेरिका ने 81,56,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ट्रंप का कहना है कि डिफेंस बजट का 2/3 हिस्सा अकेले अमेरिका उठाता है और ये खर्च बाकी सदस्यों में बराबर होना चाहिए। इसीलिए ट्रंप की वापसी को नेटो के लिए संकट माना जा रहा है और अगर नेटो संगठन कमजोर पड़ा तो पुतिन यूरोप विजय का ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जिस दिन ट्रंप की जीत हुई उस दिन हमास ने इजराइल के अंदर बहुत बड़ी साजिश रचने की कोशिश की। हमास के लड़ाकों ने एक बार फिर इजराइल में घुसपैठ कर रक्तपात करने का प्रयास किया, लेकिन इजराइल ने हमास की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। तो अब सवाल ये कि हमास के खिलाफ ट्रंप की रणनीति क्या होगी। ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद ही वो संदेश प्रसारित कर दिया है जिसे सुनकर हमास दहल जाएगा। इजराइल में पिछले साल 7 अक्टूबर जैसी घुसपैठ की कोशिश हुई। हमास इजराइल के अंदर घुसकर 7 अक्टूबर जैसा ही नरसंहार करने वाला था, लेकिन इजरायली सेना ने इस बार हमास के खूनी मंसूबे पर पानी फेर दिया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली और इसके तुरंत बाद ही इजराइल में घुसपैठ की कोशिश की गई। लेकिन इजराइल ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया। घुसपैठ की कोशिश नाकाम करने के साथ ही इजराइल ने गाजा में जबरदस्त हमले शुरू कर दिए। वेस्ट बैंक के जेनिन में आईडीएफ ने हमास के लड़ाकों पर जबरदस्त फायरिंग की। तुलकरम में भी इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों पर धावा बोला। तबलुस में इजराइल ने हमास से जुड़ी एक इमारत को तबाह कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल गाजा में अब तक 85,000 टन बम गिरा चुका है। इसी बमबारी की वजह से पूरा गाजा खंडहर बन चुका है। इजराइल हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर खत्म कर रहा है तो हमास भी पलटवार कर रहा है।
हमास ने कई जगहों पर इजरायली सेना की टुकड़ी और हथियारों को टारगेट किया। हमास ने हमले का वीडियो जारी किया है। उधर ट्रंप ने हमास को चेतावनी दे दी है कि अगर उसने बंधकों को नहीं छोड़ा तो अंजाम बहुत। अब देखना यही है कि हमास पर ट्रंप की चेतावनी का क्या असर पड़ता है। अगर उसने बंधकों को नहीं रिहा किया तो अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जर्मनी में सियासी संकट पैदा हो गया है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज की सरकार अल्पमत में आ गई है। गठबंधन सरकार में शामिल पार्टियों में मतभेद बढ़ चुका है। आर्थिक मोर्चे पर सुधार के लिए ओलाफ शोल्ज का एक फैसला इस टकराव की वजह बन गया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या शोल्ज सरकार गिर जाएगी या वो जनवरी में होने वाले विश्वास प्रस्ताव में बहुमत साबित कर पाएंगे। शोल्ज की सरकार अल्पमत में है। अब सवाल उठ रहा है, क्या जर्मनी में वक्त से पहले चुनाव होंगे या फिर शोल्ज संकट का हल निकाल पाएंगे। पिछले कुछ वक्त से जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज की लोकप्रियता तेजी से घटी है। साथ ही सरकार में सहयोगी संगठनों का शोल्ज पर भरोसा भी। और जब से शोल्ज ने वित्त मंत्री को हटाने का फैसला लिया, तब से राजनीतिक संकट बढ़ गया। एक दिन पहले ओलाफ शोल्ज ने वित्त मंत्री क्रिस्टियन लिंडर को बर्खास्त किया था। उन्होंने कहा कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए ये कदम जरूरी था, लेकिन गठबंधन सरकार में सहयोगी दलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया, जिसमें गठबंधन में तीनों सहयोगी SPD, ग्रीन्स और FDP शामिल हैं। अब ये राजनीतिक कलह सरकार टूटने की वजह बन गई है। हालांकि ओलाफ शोल्ज सरकार गिरने से बचाने में लगे हैं, क्योंकि वित्त मंत्री क्रिस्टियन FDP पार्टी से आते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा विरोध FDP कर रही है, जिसने अपने सारे मंत्री सरकार से निकाल लिए हैं। अब सरकार में सिर्फ सेंटर लेफ्ट पार्टी SDP के अलावा पर्यावरण मुद्दों पर राजनीति करने वाली ग्रीन्स पार्टी बची है। इनके साथ मिलकर शोल्ज को जनवरी में विश्वास प्रस्ताव का सामना करना है, जिससे तय होगा कि शोल्ज सरकार गिरेगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अंतरिक्ष से बहुत बुरी खबर आ रही है। भारतीय मूल की नासा वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स की सेहत बिगड़ रही है। यही चिंता की बात है। सवाल यही है कि अब नासा और एलॉन मस्क की कंपनी SpaceX क्या करेगी। अंतरिक्ष से आई ये तस्वीर सुनीता विलियम्स की सेहत की सारी कहानी बयां कर रही है। इस तस्वीर में सुनीता विलियम्स बहुत पतली और कमजोर नजर आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 महीने से स्पेस में फंसी सुनीता विलियम्स की सेहत लगातार बिगड़ रही है। उनका वजन कम होता जा रहा है। अब दो तस्वीरों से समझिए कि सुनीता विलियम्स की तबीयत कैसे बिगड़ती जा रही है। सुनीता जब स्पेस मिशन के लिए रवाना हुई थी, तब उनकी सेहत ऐसी थी। वो पूरी तरह से स्वस्थ थी, लेकिन अब जो तस्वीर आई है वो बता रही है कि उनका स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। सुनीता विलियम्स स्पेस मिशन पर 8 दिन के लिए गई थी, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में आई खराबी की वजह से वो वहां दूसरे वैज्ञानिकों के साथ 6 महीने से फंसी हैं। हाल फिलहाल सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से निकालने की कोई तैयारी नहीं है। सुनीता विलियम्स को अगले साल फरवरी तक इसी तरह अंतरिक्ष में रहना होगा। फरवरी में ही उन्हें वहां से रेस्क्यू किया जाएगा। यही लंबा समय समस्या है। सुनीता के सामने अंतरिक्ष में 3 महीने गुजारना सबसे बड़ी चुनौती है। दुनिया उनकी सलामती के लिए दुआ कर रही है। अब सवाल यह है कि अगर सुनीता की सेहत और बिगड़ती है तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और SpaceX के मालिक एलॉन मस्क क्या करेंगे? क्या सुनीता को वहां से फरवरी से पहले ही निकाला जाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब दुनिया को आने वाले वक्त में ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। कुछ देर पहले बैरूत के दरिया में बमबारी हुई है। इजरायल ने दरिया में 3 मिसाइलें दागी हैं। हमले में हिजबुल्लाह से जुड़ी 2 इमारतें तबाह होने की भी खबर है।
सुबह भी बमबारी हुई थी। कुछ देर पहले बैरूत के दरिया में बमबारी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इजराइल ने दरिया में 3 मिसाइलें दागी हैं और देखिए धुएं का गुबार रिहायशी इलाके पर देखा जा सकता है। हमले में हिजबुल्लाह से जुड़ी 2 इमारतें तबाह हुई हैं। इधर लेबनान के बालबेक में भी भीषण बमबारी की खबर है। इजरायली एयरफोर्स ने एक विस्फोट भी किया है। हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम को जलाया गया है।